Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, Registered Nurse Officer and Principal, Medtech College of Nursing and Allied Health Science, Dira Parwadi. Today we will discuss about a very important topic, and it's about assessment of the respiratory system. 4th semester है और ये हेल्थ असेसमेंट 2 इसकी यूनिट नंबर 4 आज हम डिस्कस करेंगे, विच इज़ अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या? Yes, sir. Respiratory system is the system through which we are inhaling the air and exhaling the air for the purpose of oxygenation. इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। ठीक है, इस सिस्टम को हम क्यों पढ़ते हैं नर्सिंग में? बिकॉज अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ओनली अगर ट्यूबरक्लोसिस की हम बात करें तो पाकिस्तान इज़ द 5th हाईएस्ट। अगर हम इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो 5th नंबर पे पाकिस्तान है जिसमें ट्यूबरक्लोसिस की पेशेंट ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर हम अस्थमा की बात करें तकरीबन 300 मिलियन जो पेशेंट है एनुअली अगर हम बात करें तो ये तकरीबन सिर्फ अस्थमा के साथ है, और तकरीबन हर वन जो है आउट ऑफ द 50 उसके डेथ होते हैं ड्यू टू रेस्पिरेटरी डिजीज़। Yes, sir. से और हर साल एनुअली अगर हम बात करें तो 5% उसमें क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव व्हिच वी विल कवर इन टुडे लेक्चर। द फर्स्ट वी विल रिव्यू द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेकिन इस पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी आप लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा क्या करना है, जो टर्मिनोलॉजी है रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम कि ब्रेडेपनिया क्या है, टिकेपनिया क्या है, यूपनिया क्या है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। वी विल आल्सो डिस्कस द टेक्निक ऑफ द रेस्पिरेटरी असेसमेंट, जो हमारे पास टेक्निक है जिस तरह इंस्पेक्शन की बात करें या पल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन, उसको डिस्कस करेंगे। नॉर्मल फाइंडिंग को हम देखेंगे और इसकी एबनॉर्मल फाइंडिंग को कि कौन कौन सी ऐसे डिजीज़ है रेस्पिरेटरी सिस्टम के। नर्सिंग डायग्नोस को हम बनाएंगे और एंड में हम क्या करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट को हम देखेंगे। सही है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इज द स्ट्रक्चर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें क्या क्या होते हैं? एयरवेज, लंग्स, बोनी थोरैक्स, रेस्पिरेटरी मसल। इन चीज़ों से जो बनते हैं ना उसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो आपके कौन सा पार्ट है, मेडोला ऑब्लांगेटा, वो उसको कंट्रोल करते हैं। सही है। ये सब जितनी भी है, फॉर एग्जांपल आपकी एयरवे से, लंग्स से, थोरिस से, या आपकी जो रेस्पिरेटरी मसल है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये एज अ टीम काम करते हैं। क्या? टुगेदर। जब सब ठीक हो तो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम सही काम करेंगे। इसका मेन फंक्शन क्या है कि ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ब्लड स्ट्रीम में डिलीवर करते हैं। मतलब ये है कि जो एटमॉस्फेयर है उससे क्या लेते हैं? ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन को कहाँ तक पहुँचा देते हैं? जो आपकी बॉडी सील है या टिश्यू है वहाँ तक पहुँचा देते हैं, और फिर वहाँ से ब्लड के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यू कैन से कि दिस इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, उसको फिर ले लेते हैं, लंग्स में लेकर आते हैं, एलोलाई में एक्सचेंजेस हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं और उससे ऑक्सीजन ले लेते हैं, और फिर क्या हो जाता है इसके बाद वो एक्सहेल करते हैं। तो ये टोटल प्रोसेस जो करते हैं ना, ये कौन करते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम करते हैं। ठीक है। और क्या है? स्टडीज को हम क्या कहते हैं? पल्मोनोलॉजी। और पैथोलॉजी का मतलब क्या है? अगर एनाटॉमी से रिलेटेड हो तो जैसे पल्मोनोलॉजी, अगर फिजियोलॉजी से रिलेटेड हो कि उसमें कोई एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है, अगर उसके फंक्शन की हम बात करें तो देन इट विल बी कॉल्ड पैथोलॉजी। पैथोलॉजी डिजीज से रिलेटेड है बट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी व्हेन इम्पेयर्ड। दिस इज द एपिडेमियोलॉजी, जो अभी थोड़ा बहुत मैंने डिस्कस कर दिया था कि जो अस्थमा है वो इफेक्ट करते हैं मोर देन 300 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड। ठीक है, दिस इज एवरी ईयर की बात हो रही है कि तकरीबन 300 मिलियन पीपल जो है दे आर सफरिंग फ्रॉम द अस्थमा। क्या अकाउंट फॉर एटलीस्ट 1 in every 250 पीपल विल डाई। ठीक है, ड्यू टू अस्थमा। अबाउट 12% ऑफ द पाकिस्तानी एडल्ट पॉपुलेशन है अस्थमा। अगर हम पाकिस्तानी पॉपुलेशन की बात करें, टोटल पॉपुलेशन की, सो 12% पॉपुलेशन ऐसे है जो इस डिजीज को क्या करते हैं? इफेक्ट है। प्रेवलेंस इंक्रीजिंग 5% एनुअली।
मतलब इंक्रीज होती जा रही है, सही है। और 6.5 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द क्रोनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर, COPD। Yes, sir. एक अस्थमा है, एक COPD है। Yes, sir. अस्थमा में क्या होता है? Inhalation, exhalation. ये एयरवे की डिजीज है। क्या? Airway. एयरवे। इसमें क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन या नर्विंग ऑफ द एयरवे। और ये ड्यू टू मोस्टली किस चीज की वजह से होते हैं? Muscle एलर्जी की वजह से, एलर्जी की वजह से, ठीक है। लेकिन COPD क्या है? इसमें कम्बिनेशन ऑफ 2 डिजीज होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। खैर इसमें ज़्यादा टाइम हम नहीं वो करते। सही है। पाकिस्तान इज फेसिंग 5th हाईएस्ट ट्यूबरकुलोसिस। मैंने पहले बता दिया कि अगर पाकिस्तान की बात करें तो अगर हम ट्यूबरकुलोसिस बर्डन की बात करें तो पाकिस्तान कितने नंबर पर आ रहे हैं? 5th नंबर पे। ये कौन बता रहे हैं? WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और ये डेटा कब की है? 2018 के। अभी तो इससे और भी बुरे हालात होंगे। देख, शॉर्टली वी विल डिस्कस अबाउट द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम शॉर्टली, Yes, sir. ठीक है। इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में। एक को हम कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक को हम कहते हैं लोअर। इसकी डिजीज को भी फिर हम इस बेस पे डिवाइड करते हैं कि आप ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है और दिस इज द लोअर। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके ऊपर डॉक्टर लिखते हैं कि LRTI, जिसका मतलब क्या है कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। और या उसके ऊपर लिखते हैं URTI, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। इसकी फिर मतलब कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो जितने भी है वो भी चेंज हो जाते हैं, उसके ट्रीटमेंट भी चेंज हो जाते हैं। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नोज से। तो सबसे पहले जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं? फिर नेजल कैविटी है, ओरोफेरिंक्स है, ओरल कैविटी है, लेरिंग्स है, ठीक है। ये हमारे पास लेरिंग्स तक जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? Respiratory tract. फिर लेरिंग्स की बात क्या आते हैं? ट्रेकिया। Yes, sir. फिर ट्रेकिया की बात क्या है? ब्रोंकियोल है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल है। फिर इसके बाद एलोलाई, लंग्स। तो 3 चीजें हम उसमें करते हैं, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लंग्स, ठीक है। तो ये लोअर रेस्पिरेटरी में है। ट्रेकिया से ऊपर जितनी भी पार्ट है, लेरिंग्स है, पेरिंग्स है, चाहे ओरोपेरिंग्स है, चाहे नेजल पेरिंग्स है, ओरल कैविटी है, नेजल कैविटी है, वो सारे आ जाते हैं अपर में। अपर रेस्पिरेटरी मेन अगर हम इसकी फिजियोलॉजी की बात करें ना, तो इसकी फिजियोलॉजी क्या है कि जो एयर हम लेते हैं ना उसको वार्म रखते हैं, उसको फिल्टर करते हैं और उसको ह्यूमिडिफाई करते हैं। ये 3 फंक्शन है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की मेनली। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप विंटर की बात करें तो उस टाइम जो एयर होते हैं बहुत ज़्यादा मतलब कोल्ड होते हैं ना, उसको क्या करते हैं? ये वार्म बना देते हैं। ह्यूमिडिफाई, अगर ह्यूमिडिफायर नहीं होता तो फिर क्या होगा? आपकी मतलब बार बार आप कह सकते हैं कि आपको थ्रोट होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये ह्यूमिडिफायर करते हैं। और आपने देखे होंगे ना कि आपके नोज के अंदर क्या होते हैं? हेयर होते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है? फिल्टर, ठीक है। तो फिल्टर, तो ये मेन फंक्शन है द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। क्लियर? लोअर में क्या है? मैंने पहले बता दिया कि ट्रेकिया है, फिर ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल है, एलोलाई डक्ट है, एलोलाई सेक है, एलोलाई है, ये सारे। लेकिन इसको आप जो है ना यहाँ से एलोलाई डक्ट सेक और एलोलाई, इसको आप लंग्स कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन जो है आपके पास ट्रेकिया है, फिर ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल। तो जब ब्रोंकाई पहले ट्रेकिया डिवाइड होते हैं 2 पार्ट में, राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई जो है वो फर्दर डिवाइड होते हैं। अगर राइट साइड की बात करें तो वो 3 में डिवाइड होते हैं, बिकॉज द राइट जो लंग्स है उसमें कितने लोब्स होते हैं? 3 लोब्स होते हैं। तो उसकी जो ब्रोंकाई है वो कितने पार्ट में डिवाइड होगी? 3 में। अगर हम लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट में कितने लोब्स होते हैं? 2 लोब्स होते हैं, बिकॉज ऑफ क्योंकि वहाँ पे हार्ट होते हैं और आपने देखा होगा तो वहाँ पे एक कार्डिक नोच भी बना होता है, ठीक है। कार्डिक नोच क्योंकि उसने कार्डिक जो हार्ट है उसके लिए स्पेस दिया होता है, तो इसलिए वहाँ पे एक कार्डिक नोच भी है। तो वहाँ पे 2 लोब्स है। जब 2 लोब्स है तो कितनी ब्रोंकियोल उसको 2, ठीक है। फिर ये आगे जाकर एलोलाई डक्ट बनते हैं, एलोलाई डक्ट से एलोलाई सेक बनते हैं, एलोलाई सेक से एलोलाई बनते हैं। और एलोलाई वो एरिया है, वो जगह है जहाँ पे गैस एक्सचेंजेस होते हैं, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन को ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को दे देते हैं, ठीक है। इसका मेन काम क्या है? एक तो ये है कि आपके ट्रेकिया, ब्रोंकाई,
ये लंग्स तक एयर को क्या करते हैं, पास करते हैं। एक काम ये है। दूसरा काम क्या है, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, ठीक है। तो ये टू मेन फंक्शन है जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसकी, ठीक है। चेस्ट वॉल है, चेस्ट वॉल में आपके पास रेप्स है, फ्लोरा है, मसल है, ठीक है, ये सारे। और लंग्स टू लोब्स, अपर एंड लोअर, ये आपके लेफ्ट के हैं। अगर राइट की बात करें तो इसकी 3 लोब्स है, अपर, मिडल एंड लोअर। क्लियर? तो मिडल जो लोब्स है वो लेफ्ट में नहीं होते हैं। क्लियर? ये अगेंस्ट सिर्फ डायग्राम से बता दिया है, कुछ है नहीं कि अपर रेस्पिरेटरी का क्या काम है कि वार्म्स करते हैं। देख, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है और ये तीसरा लोब है। यहाँ पे देख, एक ही लोब है, एक ये है और एक 2 लोब है, तीसरा ये इस पे है नहीं है ना। यहाँ पे जो ये बना हुआ है ना, जहाँ पे हार्ट है, इसको कार्डिक नोच कहते हैं, देख, ठीक है। यहाँ पे 3 लोब्स आपको नजर आ रहे होंगे, 1, 2 और 3, लेकिन यहाँ पे 1 और 2 लोब है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 3 लोब्स हैं तो ऑटोमेटिकली उसको कितने ब्रोंकाई जाएंगे, ब्रोंक्यूल्स 3। एक बात और भी कि अगर हम राइट देख, एक लेफ्ट है एक राइट है, राइट को देख, ये अगर आप देख लेना तो एक बिल्कुल वर्टिकल है, स्ट्रेट है और शॉर्ट है। इसको आप देख, हॉरिजॉन्टल है और लॉन्ग है। तो इसमें क्या है कि मोस्टली अब जब कोई चीज लेते हैं ना, फॉरेन बॉडी एक्सपायरेट करते हैं, तो मोस्टली वो कहाँ भी जाते हैं, राइट लंग्स में। व्हाई? बिकॉज ये देख बिल्कुल स्ट्रेट है और शॉर्ट है, और ये क्या है, ये स्ट्रेट नहीं है, हॉरिजॉन्टल टाइप के है और लॉन्ग है। तो इसलिए जो भी चीज आप लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो राइट लंग्स में ज्यादा जाते हैं एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग। और जब जाते हैं तो उसकी वजह से जो डिजीज होता है, हम उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एस्पायरेट करना, किसी चीज को एस्पायरेशन। तो हम उस, अगर नमूनिया है तो हम फिर उसको कौन से नमूनिया कहेंगे, एस्पायरेटरी या एस्पायरेशन नमूनिया, ठीक है, क्योंकि एस्पायरेट करते हैं आप किसी चीज को, सही है। क्लियर? और ये इसके फिल्टर करते हैं, ह्यूमिडिफाई करते हैं, वार्म्स करते हैं। ये डायरेक्टली हमने बता दिया कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या काम करते हैं, एक तो लंग्स तक एयर को लेकर जाते हैं और दूसरा गैस एक्सचेंजर से। क्लियर? अब एक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इसको समझना बहुत लाजमी है कि मतलब किस तरह हम किसी चीज को एक्सहेल करते हैं और किसी तरह हम किसी चीज को इनहेल करते हैं। आपने नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर के बारे में सुना होगा, ठीक है। हमारे पास अक्सर जो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट होते हैं ना, हम उसको ऐसे रूम में आइसोलेट करते हैं जिसको हम कहते हैं नेगेटिव एयर रूम। इसमें क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आप डोर को ओपन करेंगे तो बाहर जो है एयर नहीं जाएंगे, बल्कि बाहर से एयर अंदर आएंगे, क्योंकि वो है एयरबोर्न डिजीज है, तो आसानी से जो है बाहर जा सकते हैं। इसी तरह एक आपके बॉडी के अंदर, फॉर एग्जांपल आपके जो थोरैसिक कैविटी है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, डायफ्राम है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास थोरैसिक कैविटी है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल लंग्स है। तो एक प्रेशर इसके अंदर है, आपकी जो थोरैसिक कैविटी है, एक प्रेशर इसके अंदर है और एक प्रेशर बाहर जो एटमॉस्फेयर है उसमें है, ठीक है। तो अगर दोनों मतलब सेम है, इंटरनल बॉडी की जो प्रेशर है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर दोनों सेम है तो फिर तो रेस्पिरेशन होंगे नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं कि ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना तो ये नीचे की तरफ आते हैं। आप कहेंगे कि नीचे की तरफ किस तरह? क्योंकि ये ऐसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये इस तरह कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई भी, मैं आपको, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस तरह एक डायफ्राम है, ठीक है, इस तरह है ना, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है, ऐसे हैं। लेकिन जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो नीचे की तरफ आएंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे जो स्पेस है वो क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे ना। पहले जो स्पेस था वो कम था, ज्यादा हो गया। एक काम और होते हैं, जो आपकी रेप्स है ना, जो थोरैसिक जिसको हम कैच भी बोलते हैं, वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो
मतलब अगर आप हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो वो भी स्पेस बढ़ जा रहा है, वर्टिकल देखेंगे तो वो भी स्पेस जो है क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे प्रेशर क्या होंगे, कम होंगे, बाहर प्रेशर क्या होंगे, एटमॉस्फेयर ज्यादा होंगे, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं ना, तो एयर जो है आप इनहेल करते हैं। अब समझ में आए कि इनहेलेशन किस तरह होते हैं। अब जब आप इनहेलेशन करते हैं तो फिर क्या हो जाता है कि आपकी जो डायफ्राम है जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो वापस क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। जब रिलैक्स हो जाते हैं तो स्पेस अंदर बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। और जो रेप केज ऊपर आया था वो भी नीचे चला जाएंगे, तो और भी जो स्पेस है कम हो जाएंगे। तो अंदर अब प्रेशर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, बाहर प्रेशर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो आप एयर को क्या करेंगे, एक्सहेल करेंगे। तो ये मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म के थ्रू आप इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन करते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन। क्लियर। अब इसमें भी देख जो चेस्ट है वो क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ, तो स्पेस इंक्रीज हो गया, ठीक है। स्टर्नम, रेब्स ये सारी क्या हो गई, एक्सपेंड हो गए। अब डायफ्राम क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो नीचे की तरफ आया, तो स्पेस क्या हुआ, इंक्रीज। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, ज्यादा हो गया, और इंटरनल क्या, कम, तो आपने इनहेल कर दिया। अब एक्सपायरेशन में क्या होता है, एक्सेलेशन में क्या होते हैं, तो जो चेस्ट था वो वापस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अंदर की तरफ चला गया, ठीक है। डायफ्राम रिलैक्स हो गया, स्पेस यहाँ पे ज्यादा कम हो गया, बाहर की प्रेशर जो है वो मतलब नेगेटिव में आ गया, अंदर प्रेशर पॉजिटिव में हो गया, तो मतलब आप एक्सहेल कर रहे थे, जैसे एक्सेलेशन, इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन, ठीक है। ब्रीथिंग भी कह सकते हैं, यस। आप लंग्स वॉल्यूम की बात करेंगे थोड़ा बहुत, सही है, कि लंग्स वॉल्यूम है क्या, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब ये है कि अभी मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल सिचुएशन में, आप लोग सांस ले रहे हैं ना, या नहीं ले रहे, तो नॉर्मल सिचुएशन में, जब नॉर्मल सिचुएशन में आप जितना इनहेल करते हो या एक्सहेल करते हो उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। आप फोर्स नहीं लगा रहे, ठीक है, आप ज्यादा जो है फोर्स यूज नहीं कर रहे नॉर्मल सिचुएशन में, जिस तरह अभी आप लोग हैं। ये कितने तक आप इनहेल कर सकते हैं, 500 ml, ठीक है, 500 मिली लीटर तक जो है आप नॉर्मल सिचुएशन में एयर को क्या कर सकते हो, इनहेल कर सकते हो। और नॉर्मल सिचुएशन में आप 500 ml तक आप क्या कर सकते हो, एक्सहेल कर सकते हो। ये नॉर्मल सिचुएशन है, मतलब आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो, आप उसके लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं हो रहे हो, एक नॉर्मल सिचुएशन में ये चीजें हो रही है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम दैट इज इंस्पायर और एक्सहेल ड्यूरिंग द नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग, ठीक है, नॉर्मल ब्रीथिंग की बात हो रही है। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, ठीक है। तो एक इंस्पायरेटरी का मतलब क्या है, इंस्पायरेशन, ठीक है, मतलब यह है कि 500 तो आप नॉर्मल ले रही है, लेकिन अगर हम आपसे कहते हैं ना डीप सांस ले लें, आप जितना कोशिश करते हैं आप कोशिश कर ले कि कितना सांस आप ले सकते हैं, ठीक है, कर ले आप लोग कोशिश, ठीक है, जितना ले सकते हैं। तो मैक्सिमम आप कितना ले सकते हैं सांस, एयर कितना, 3000 तक, लेकिन ये 500 के अलावा है, तो कितना आप ले सकते हैं, अगर इसको आप उसके साथ ऐड करेंगे तो फिर 35 बन जाएंगे, सही है। मतलब ये है कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब ये है कि आप फोर्सफुली आप अपना सारा जोर लगाएंगे और आप कोशिश करके अगर आप सांस लेंगे तो कितना एयर आप इंस्पायर कर सकते हो, 3000 तक, सही है। अच्छा, आप क्या है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी का मतलब क्या है, एक्सपायर कर देना, यानी एक्सहेल कर देना। अगर आप फोर्सफुली, अगर आपसे कोई कहे ना कि आपने क्या करना है, डीपली मतलब एक्सहेल करना है, अगर आपसे कोई पूछना कि डीपली एक्सहेल कर दे, ठीक है, तो आप कितना कर सकते हो, 1100 तक, ये 500 के अलावा है, ठीक है। अब इसकी बात क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या है, देख आपने तो जितना निकाल सकते थे एयर आपने निकाल दी, तो क्या लंग्स में जितनी भी एयर है सारे आप निकाल सकते हैं, नो, क्यों, क्योंकि आपके लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं।
हम क्या कहते हैं, निमोथोरिक्स में क्या चांसेस होते हैं, कोलैप्स हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे एयर जो है वो लंग्स वो पंक्चर हो जाते हैं, उससे एयर जो आपकी फ्लोरल क्यूट है उसमें आ जाते हैं, तो आपके लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि आप जितना भी कोशिश करें आप लंग्स को एम्प्टी नहीं कर सकते। स्टिल उसमें कितना वॉल्यूम रह सकता है, 1200, ठीक है, ये उसमें रह सकते हैं। इसके अलावा क्या है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है, एज द वॉल्यूम ऑफ द एयर लेफ्ट इन द लंग्स दैट कैन बी एक्सहेल आफ्टर द नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो कितना हो गया, रेजिडेंट वॉल्यूम हमने 1200 का सर। हाँ तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद ये भी निकाल सकते हैं सर। हाँ, तो कितने निकाल सकते हैं आप, इससे 1200 से बहुत आसान है, इसमें हमने अभी पढ़ लिया। ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सेंटेंस को आप पढ़ लें, इज द वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स दैट कैन बी एक्सहेल आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन कितना था, इसके अलावा हम 1100, ठीक है। आप उसको देख, टाइडल वॉल्यूम था प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों का प्लस करें, 5 प्लस 11 इतनी कैपेसिटी है, ठीक है, हाँ, इसको प्लस करना है। इसी तरह इंस्पायरेटरी भी यही है, 35 बन जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम इनहेलेशंस, मतलब जो अगर ज्यादा से ज्यादा, नॉर्मल कितना है 5 है, इसके फोर्सफुली आप कितने कर सकते हैं, तो कितने बन सकते हैं 35, ठीक है। इसकी तरह वाइटल कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया। टोटल लंग कैपेसिटी आप कितने हैं, आप अभी आप लोगों ने निकालने हैं, कितने हैं टोटल जी, हाँ, कोई कह रहे हैं कि 6000, कोई कह रहे हैं 6300, कोई कह रहे हैं 5800, लेकिन किस तरह हम निकालेंगे जी, प्लस करो, सबको प्लस करें आप। फॉर एग्जांपल आपके पास टाइडल वॉल्यूम कितने हैं, इंस्पायरेटरी जो रिजर्व वॉल्यूम कितने हैं, तो कितने बन गए 35। आपके पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितने हैं, तो कितने हो गए, हाँ, तो कितने हो गए 46 हो गए। आपके पास टोटल कैपेसिटी कितने हैं लंग्स की, नहीं, जो लंग्स में रह जाते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है 12, तो 12 अगर 46 के साथ प्लस करें तो कितने बन जाते हैं, तो ये कितने हैं 58 है। अगर वो एक्सपायरेटरी 500 आप उसके साथ ऐड करेंगे, जो हमने ऐड नहीं किया, तो कितने बन जाएंगे 6300। आप समझ में आ गए, सबको आप प्लस करें, आपके पास टोटल, मतलब ये है कि आपकी टोटल लंग्स कैपेसिटी कितना है, इतना है, इतने एयर जो है आपके लंग्स में आ सकते हैं, इसकी कैपेसिटी है। क्लियर, इसमें तो हम एक्सहेल एट द एंड इंशाल्लाह वी विल एंटरटेन ऑल क्वेश्चन, ओके। ये कुछ यू कैन से कि कुछ कॉम्प्लिकेशन है, कुछ डिजीज है जो लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेटेड है, बहुत कॉमन है। कौन कौन से, एटिलेक्टेसिस का मतलब क्या है, अभी जो हमने बात की कि अगर वो 1200 मिलीलीटर एयर, जिसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, अगर वो बाहर निकल आए तो इसकी क्या होंगी, इससे जो लंग्स है वो कोलैप्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या है, कंसोलिडेशन का मतलब क्या है कि कोई भी फ्लूइड, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो और फ्लूइड हो, अगर उसके अकोमुलेशन हो जाए इन द फ्लोरल जो कैविटी है या लंग्स में, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन हम कहते हैं, ठीक है। अगर फिर निमोथोरिक्स है, ह्यूमोथोरिक्स है, वो अलग चीज़ है। हाँ, अच्छा, फ्लोरल इफ्यूजन क्या है, excess accumulation ऑफ द फ्लूइड इन द, नहीं, कैविटी में, ठीक है, तो इसको हम फ्लोरल इफ्यूजन कहते हैं, सही है। टेकेप्निया का मतलब क्या है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना है 12 से लेकर 20, कुछ बुक्स कहते हैं कि 16 से लेकर 20,
लेकिन जितना ज्यादा आप उसमें गैप रेंज रखोगे तो इतना बेस्ट है। तो 12 से रहकर 20, अगर 20 से ज्यादा है तो हम उसको क्या कहेंगे, अगर 12 से कम है उसको हम क्या कहेंगे, अगर 16 है हम उसको क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, यूपनिया। ठीक है, यूपनिया मीन नॉर्मल ब्रीथिंग, टेकेपनिया मीन्स व्हेन द देख, एक होता है हाइपर एपनिया, एक है टेकेपनिया। ठीक है, अगर रेट की बात हो रही है तो ये टेकेपनिया है, अगर डेप्थ की बात हो रही है, ठीक है, ये एक वेव बनाते हैं, वेव। अगर ये वेव डेप्थ है तो इसको हाइपर एपनिया कहते हैं। अगर सिर्फ रेट ज्यादा है, फॉर एग्जांपल ये रेट ज्यादा है, तो इसको टेकेपनिया कहेंगे। क्लियर? थैंक यू। ब्रेड एपनिया जब कम हो, एपनिया का मतलब क्या है, सीज इंफॉर्मेशन, सीज एस्पायरेशन या रेस्पायरेशन फॉर अ सेवरल सेकंड। जब कुछ सेकंड के लिए आपकी रेस्पायरेशन रुक जाते हैं हम उसको एपनिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके रेस्पायरेशन नॉर्मली चल रहे हैं, फिर यहाँ पे रुक जाते हैं, फिर स्टार्ट हो जाते हैं, तो इस गैप को हम कहते हैं एपनिया। ठीक है, फॉर अ सेवरल सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए आपकी रेस्पायरेशन रुक जाती है। ठीक है, ये भी है सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग फॉर सम पीरियड। हाइपर एपनिया मैंने कह दिया कि इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द ब्रीथिंग। टेकेपनिया में क्या फर्क है, टेकेपनिया देख, नॉर्मली अगर ये 12 है, ये 12 है, ठीक है, तो अगर टेकेपनिया है तो ये इंक्रीज होंगे। ठीक है, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बन रहे थे, इतनी ही स्पेस पे आप कितने बन रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब ज्यादा बन रही है, तो इसको हम कहते हैं टेकेपनिया। और हाइपरएपनिया क्या मतलब क्या है, कि जब ये डेप्थ इंक्रीज हो। ठीक है, क्लियर? अच्छा, कस्मोल या कस्मोलेस भी उसको कहते हैं, रेस्पायरेशन। इसका मतलब क्या है जी, हाँ, जिस तरह ये है ना, लेकिन इसमें पॉज नहीं होगी। अगर पॉज होगी तो उसको हम चाइनीज स्ट्रोक फिर कहेंगे। ठीक है, ये भी मतलब इसके जो क्या है, रेपिड होंगे, ठीक है, डेप्थ होंगे, लेकिन उसमें कोई पॉज नहीं होंगे। सही है, आगे है इसके रिदम है स्लाइड में, डोंट वरी। और चाइनी भी उसी तरह है, लेकिन इसमें एक गैप आएंगे। फॉर एग्जांपल एक इस तरह होंगे ये। सबसे पहले बिल्कुल चाइनी चीज का कोई इतबार नहीं है ना, इसी तरह इसका भी नहीं होता। देख, स्लो होते फिर पहले स्लो, ठीक है, फिर एकदम जो है तेज हो जाते हैं और डीप हो जाते हैं, फिर स्लो हो जाते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं, एपनी आ जाते हैं फास्ट, फिर यहाँ से जो है स्लो, फिर तेज, फिर स्लो। ठीक है, तो इसको कहते हैं चाइनी स्ट्रोक। तो इसमें क्या है कि फास्टर एंड डीपर, फिर क्या होता है, नॉर्मल में आ जाते हैं, फिर स्लोअर हो जाते हैं, फिर एपनिया। ठीक है, वेट पीरियड ऑफ एपनिया। समझ में आ गया है ना? ये कह रहे हैं कि पहले बिल्कुल नॉर्मल है, फिर क्या हो जाते हैं, तेज डीप हो जाते हैं, फिर स्लो हो जाते हैं, ठीक है, फिर जो है एपनिया जाते हैं, फिर नॉर्मल में चली जाते हैं, फिर डीप हो जाते हैं। मतलब ये सारे अब नॉर्मल हैं। देखिए यूपनिया है, बिल्कुल देखिए आपके पास, आप देख रहे हैं ना, दो लकीर हैं उसके बीच में, बिल्कुल इसके आप उसके डेप्थ देखें, उसकी आप रिदम देखें, ठीक है, डेप्थ भी बिल्कुल सेम है, न इससे नीचे आ रहा है न इस लकीर से ऊपर जा रहा है, और बिल्कुल सेम अगर आप उसको करेंगे, अगर उसको मेजर करोगे तो बिल्कुल सेम उसके मतलब बन रही है वेव्स। ठीक है, तो ये नॉर्मल ब्रीथिंग है। ये टेकेपनिया है। देख, अगर आप देख लेना, सिर्फ उसकी क्या चेंज हो रही है, रेट चेंज हो रही है, रैपिड हो रही है, बाकी उसकी डेप्थ और ये सारी चीजें क्या है, सेम है। ठीक है, आप इसको देख, इसमें भी आप डेप्थ ये सारी चीजें सेम जा रही है ना, लेकिन इसकी रिदम क्या है, रेट क्या है, स्लो है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेड एपनिया।
आप हाइपर वेंटिलेशन में क्या होता है, देख ये इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, डेप्थ भी उसके साथ इंक्रीज हो जाते हैं। और ये हाइपर वेंटिलेशन में डेप्थ, देख ये डेप्थ कितना डिक्रीज हुआ, इसमें डेप्थ कितनी इंक्रीज है, इसमें डेप्थ कम है ना, इस यहाँ से यहाँ तक ले लें और यहाँ से यहाँ तक ले लें, ठीक है। तो ये क्या है, हाइपो वेंटिलेशन है। ये जो कोस्माल, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये सब ये एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा आता है, एमसीक्यूज में बहुत कॉमन है कि किस वजह से होते हैं, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से इस टाइप के रेडम होते हैं, ठीक है। इंक्रीज डेप्थ इन द रेट, इसमें दोनों इंक्रीज होते हैं, रेट भी इंक्रीज होते हैं और डेप्थ भी इंक्रीज होते हैं। देख रेट भी इंक्रीज है और डेप्थ भी इंक्रीज है, ठीक है। इसके अलावा अ काइंड ऑफ अ वेरी डीप गैस्पिंग जो ब्रीथिंग है एसोसिएटेड विद द सीवियर एसिडोसिस। एपनेस्टिक का मतलब क्या है, जो मैंने पहले बता दिया, जिसमें आपकी जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन साइकिल है, वो कुछ पीरियड के लिए सीज हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा ये एपनिया है, देख रेडम जा रहे हैं ना यहाँ पे खत्म, तो इसको क्या कहते हैं, एपनिया। आप देख चाइन स्ट्रोक मैंने कहा था ना कि एपनिया है, फिर स्लो है, फिर नॉर्मल है, फिर जो है इंक्रीज हो जा रहा है, फिर उसमें एपनिया आ रहा है, ठीक है। तो मतलब इसको क्या कहते हैं, चाइनी स्ट्रोक। अच्छा यहाँ तक तो हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजी को, और इसके साथ मतलब जितने भी आप कह सकते हैं कि एबनॉर्मेलिटीज और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे क्या कि जो मेन आपके हम जा रहे हैं उसकी तरफ, मतलब एग्जामिनेशन की तरफ, जो हेल्थ असेसमेंट है उसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो इसके लिए जो चीज़ें पहले हमने डिस्कस की थी, आई थिंक आप लोगों के साथ एक क्लास 2 मैंने लिया था, उसमें हमने कुछ फार्मूले डिस्कस किए थे, उस फार्मूले की तरफ हम जाएंगे। जब भी आप जाएंगे असेसमेंट के लिए तो सबसे पहले आपके पास इक्विपमेंट हो, इंस्ट्रूमेंट हो, टूल्स हो, क्योंकि इसके बेस पे आप असेसमेंट करेंगे। तो आपके पास क्या होनी चाहिए, ग्लव्स। ग्लव्स क्यों होनी चाहिए, क्योंकि आप पेशेंट को टच करोगे तो पेशेंट से आपको भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, आपसे पेशेंट को भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, और आप एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को भी इन्फेक्शन कैरी कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई यू आर सपोज टू यूज द ग्लव्स। फिर क्या है, मास्क, क्योंकि आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में मोस्ट ऑफ द पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो एयरबॉर्न डिजीज के साथ होते हैं या ड्रॉपलेट डिजीज के साथ होते हैं, तो इसलिए आपने मास्क को जरूर वेयर करने हैं। स्टेथोस्कोप आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आप अस्कल्टेशन करेंगे तो अस्कल्टेशन तो आप विदाउट स्टेथोस्कोप कर नहीं सकते। पल्स ऑक्सीमीटर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्यों, क्योंकि उसमें हम सैचुरेशन को चेक करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है कि यस, ठीक है, ये आपकी जो पीपीई है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, आपके पास स्केल हो। क्यों, क्योंकि हम इसमें डायफ्रेमेटिक एक्सर्शन और ये चीज़ें हम चेक करेंगे, तो इसलिए आपके पास स्केल हो। इसके अलावा आपके पास मार्कर हो, क्योंकि आप जब भी डायफ्रेमेटिक एक्सर्शन या जो भी है आप चेक करोगे तो आपने उस पर वहाँ पे मार्क्स लगा देने हैं। स्क्रीन आपके पास हो, क्यों, मोबाइल स्क्रीन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे स्क्रीन क्या है, उसकी अगर एक्सरे कंडक्ट कर ले, एक्सरे उसकी, हाँ तो वो चेक कर सकते हैं। अच्छा, वो स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं जी। यार स्क्रीन का मतलब है पर्दा। आपने स्केल लैब में देखे हैं, उसको क्या कहते हैं, स्क्रीन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि प्राइवेसी इज मच मोर इम्पोर्टेंट। अब वहाँ पे टीवी स्क्रीन लगाएंगे, फिर उस पर एक्सरे देखोगे, नहीं एक्सरे देखकर आप क्या करोगे, नहीं नर्सिंग में एक्सरे का क्या है रोल। फर्स्ट यू विल सपोज टू नो अबाउट योर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड आफ्टर दैट जो है फिर देख, ये कुछ जनरल रूल्स रेगुलेशन है फॉर द असेसमेंट। ये जितने भी आप असेसमेंट करते हैं, चाहे जो भी सिस्टम हो, सो यू कैन यूज दिस। इस फार्मूले को आप यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है वाइपर, ठीक है। वाइपर का मतलब क्या है कि वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर एवरी प्रोसीजर। जो भी प्रोसीजर करने हैं, इससे पहले और इससे बाद आपने क्या करने हैं, आपने हैंड को वॉश करने हैं।
आई का मतलब क्या है कि यू आर सपोज टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। जब भी आप पेशेंट के पास जाते हैं तो सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये कौन है। कभी कभार नर्स को डॉक्टर समझते हैं, डॉक्टर को नर्स समझते हैं, कभी कभार वो समझते हैं कि पता नहीं कोई कर्ज लेने आया या कर्ज वसूल करने आया है, ठीक है। तो आपने अपने आप को क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है कि माय नेम इज दिस, आई एम अ नर्स, और मैं आपकी ये असेसमेंट करूंगा, व्हाई, क्यों, इसके रीजन आपने बताने हैं। तो इसके लिए आपने क्या लेने हैं, परमिशन। देख, विदाउट परमिशन आप नहीं कर सकते। अभी हम करेंगे आप लोगों पे प्रैक्टिकली। हम जब चेस्ट एक्सपेंशन चेक करेंगे या डायफ्रामेटिक एक्सॉर्शन, तो कोई भी स्टूडेंट को हम यहाँ पे लेकर आएंगे, उससे हम शर्ट भी उतरवाएंगे, तो हम सबसे पहले उससे परमिशन लेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं मिस्टर बिलाल को यहाँ पे बुलाऊं और डायरेक्टली स्टार्ट कर लो उसका शर्ट उतारना। वो कहेंगे कि भाई आप पागल हो क्या हो, ठीक है। तो सबसे पहले अपने परमिशन लेने हैं कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ये प्रोसीजर करने जा रहा हूँ, आप मुझे अलाउड कर रहे हो या नहीं कर रहे। दूसरा क्या है, पी से मतलब क्या है, प्राइवेसी। प्राइवेसी, देख प्राइवेसी से क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है, ट्रस्ट डेवलप होता है, ट्रस्ट डेवलप होता है आपके ऊपर, ठीक है। अगर सबके सामने मैं आपसे कह दूं कि आप अपना जो शर्ट है उतार दें, मैं भी है कि आप उसको रिफ्यूज करें, ठीक है। हो सकता है इंसान में कुछ ना कुछ ऐसी कुछ डिफेक्ट या कुछ है जो आप किसी से छुपाना चाहते हो, लेकिन अगर अकेले में मैं आपसे कहूं तो फिर आप कर सकोगे, ठीक है। इसके एक एग्जांपल, बट नाउ आई एम नॉट इन दिस मूड कि मैं बता सकूं। पी से मतलब क्या है, पोजीशन, ठीक है। आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है असेसमेंट में प्रॉपर पोजीशन देना। अगर आप लंग्स को कर रहे हो ना और आप लेटरल पोजीशन उसको दे रहे हो, ठीक है, आप चेस्ट को कर रहे हो और आप उसको प्रोन पोजीशन दे रहे हो, तो नहीं कर सकते। आपने उसको प्रॉपर एक पोजीशन, एक तो यह है कि जो चीज आपने असेस करने हैं उसके मुताबिक आपने पोजीशन देना है। दूसरा यह कि कंफर्टेबल पोजीशन हो, पेशेंट कंफर्टेबल हो, ठीक है। ई का मतलब क्या है कि एक्सपोज द एरिया विच यू आर गोइंग टू एग्जामिन। सिर्फ उस एरिया को एक्सपोज करना है जो आपने एग्जामिन करना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ उसकी चेस्ट देख रहे हो या एब्डोमेन देख रहे हो और आप उससे शर्ट उतारवा रहे हो, ठीक है। अगर आपकी अपनी इंटरेस्ट है वो अलग बात है, लेकिन इसमें इसकी नीड नहीं है, सही है। आर का मतलब क्या है, राइट साइड अप्रोच, और मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं कि व्हाई यू आर यूजिंग द राइट साइड अप्रोच। एस का मतलब क्या है, सेटअप, प्लेस, लाइटिंग, टेम्परेचर। एस देख, ऐसे सेटअप हो जिसमें टेम्परेचर भी नॉर्मल टेम्परेचर हो। अगर बहुत ज्यादा, अगर विंटर में आप किसी पेशेंट की एग्जामिनेशन कर रहे हो और ऐसे रूम में हो जो इस बेचारे की सर्दी बहुत ज्यादा हो रही हो, तो आप कहेंगे कि उसको टेम्परेचर है, चिल्स हो रहे हो उसको। या अगर आप डायफ्राम यूज करते हो, आप योर स्टेथोस्कोप, और वो बहुत ज्यादा कोल्ड है तो आप उसको टच करोगे तो ऐसा रिएक्ट करेंगे जैसे उसको पेन फील हो रहे हैं, ठीक है। सो देन इट विल बी वेरी कंफ्यूजन फॉर यू। सो आपने क्या करना है, सेटअप ऐसा रखना है कि वहां पे लाइटिंग भी हो, ठीक है। हो सकता है कि उसके स्किन पे कोई स्कार हो, कोई स्ट्रेच हो, या कोई लीजन हो, कोई डिस्कलरेशन हो, लेकिन अगर लाइटिंग ऐसी है जो आपको नजर नहीं आ रही है, सो देन इट विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर यू। और टेम्परेचर की तो हमने बात कर ली, क्लियर। तो वाइफर फार्मूले को यूज करके आपने स्टार्ट करने हैं। फिर देख, जब भी आप पेशेंट के पास जाते हैं ना, तो सबसे पहले आपने क्या करने हैं, पेशेंट से हिस्ट्री लेने हैं। देख, ज्यादातर जो डिजीज हम डायग्नोस करते हैं ना, उसमें क्या है, हिस्ट्री के थ्रू पे। जब हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं तो हिस्ट्री में हमें पता चल जाता है कि उसको कौन कौन सी डिजीज हो सकते हैं। फिर उस डिजीज को कंफर्म करने के लिए टेस्ट करवा देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पेशेंट को देखा नहीं है और आप उसको ए से लेकर जेड तक सारे टेस्ट लिख दे, सही है। तो जो देख, एक होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, एक होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, और एक होता है नहीं, ये हमने फर्स्ट उसमें पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, हिस्ट्री लोगे, क्योंकि हिस्ट्री ही आपको बताएंगे कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। तो आप कहेंगे कि हिस्ट्री के लिए हमने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, बिकॉज यू विल बी कंफ्यूज। तो उसको आसान करने के लिए ये फार्मूला बनाया गया है, सैंपल, ठीक है। सिंपल फार्मूला है बिल्कुल, लेकिन ये वो वाला सैंपल नहीं है, क्योंकि उसका जो स्पेलिंग है वो आई से है। ये वो वाला सैंपल है कि फॉर एग्जांपल इस क्लास से मैं एक सैंपल को ले रहा हूँ, या ब्लड का सैंपल लेना, कुछ हिस्सा, पोर्शन,
उसको सैंपल कहते हैं। तो उस सैंपल के फार्मूले से आप याद कर सकते हैं। देख, सैंपल में सबसे पहले आपने एसपी फोकस, इसका मतलब क्या है? साइन सिम्टम। साइन सिम्टम का मतलब क्या है? चीफ कंप्लेन, व्हाई द पेशेंट केम टू द हॉस्पिटल। अब 2 बजे, रात 2 बजे एक पेशेंट हॉस्पिटल आए हैं, सो व्हाई, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज कोई घूमने के लिए तो 2 बजे नहीं आते ना, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट क्यों हॉस्पिटल में आया है? कभी कभार पेशेंट कहते हैं कि आप देख लो ना, आप नजर नहीं आ रहे आपको, ठीक है, तो इस टाइप पेशेंट से फिर हिस्ट्री लेना मुश्किल हो जाते हैं। तो साइन एंड सिम्टम, सिम्टम का मतलब क्या है? सिम्टम SY मीन SAY से पीपल जो भी आपको कहेंगे, पेशेंट जो भी आपको कहेंगे, दिस इज सिम्टम। सिम्टम इज अ सब्जेक्टिव डेटा व्हिच वी कांट ऑब्जर्व, व्हिच वी कांट मेजर, which we can't की sense through our senses, but only patient can tell us about this data, so this is called symptom. Sign क्या है? which you can see, which you can observe, which you can measure, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? साइन कहते हैं। जितनी भी वाइटल साइन है एक्सक्लूडिंग पेन, क्योंकि पेन आजकल दिस इज द 5th वाइटल साइन, तो सारी वाइटल साइन हमारे पास क्या है? साइन है। देख, आपने कभी किसी से पूछा है कि यार मेटेक कॉलेज कहाँ पे है, तो अक्सर लोग आपसे कहेंगे, जैसे आप जाएंगे मेन रोड पे, वहां पे एक साइन बोर्ड होगा, उसके ऊपर लिखा होगा कि मेटेक कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो साइन बोर्ड का मतलब क्या है? जो आप उसको देख सकते हो, जो आप उसको, तो उस साइन से ये साइन निकला हुआ है, ठीक है। तो साइन ऑब्जेक्टिव डेटा है। जितने भी, देख, टेम्परेचर क्या है? साइन। क्यों? टेम्परेचर को आप मेजर कर सकते हो ना। वेट क्या है? आप मेजर कर सकते हो। हाइट क्या है? आप मेजर कर सकते हो। बीपी क्या है? बिकॉज यू कैन मेजर। पल्स क्या है? बिकॉज यू कैन मेजर। हेडेक क्या है? सिम्टम। वोमिटिंग क्या है? साइन। आप मेरे सामने अभी वोमिटिंग कर रहे हो, क्या मैं नहीं देख रहा? नॉजिया क्या है? सिम्टम, बिकॉज हम नहीं देख सकते। एब्डोमिनल पेन क्या है? सिम्टम है। रेशेस क्या है? साइन है। स्किन डिस्कलरेशन क्या है? पेल होना क्या है? पेल, पेल साइन है ना। आप नहीं देख सकते, ये रेड है, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है। आप तो इतने एक्सपर्ट हो इसमें और फिर भी आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है। समझ आ रही यहां तक या नहीं आ रही? ठीक है। इसकी बात क्या है? एसी मतलब क्या है? एलर्जीज। देख, एलर्जी खसूसन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट है। वाई? क्योंकि जितनी भी रेस्पिरेटरी डिजीज है, मोस्ट ऑफ द देम इज कॉज्ड बाय एलर्जेंट। अस्थमा क्या है? एलर्जी की वजह से होता है। एलर्जी के 2-3 एडवांटेज है। एक एडवांटेज ये है कि मे बी जो जिस साइन सिम्टम के साथ आया है ना, हो सकता है कि आज ही उसने घर में क्या किया हुआ है? पेन किया हुआ है, उसकी वजह से उसको एलर्जी हो गई है। एसओबी के साथ पेशेंट है, आप पूछोगे तो आप कहेंगे, वो कहेंगे कि हाँ, पेंट से मुझे क्या है? एलर्जी है। आजकल आपके घर में आपने नहीं किया, वो कहेंगे कि हाँ, आज ही हमने करवा दी है, ऑटोमेटिकली बात खत्म, ठीक है। ये कारपेट नहीं, आजकल हर रूम में कारपेट होते हैं ना, हर रूम में तकरीबन है, इसके ऊपर बेड होते हैं। इसमें भी कुछ ऐसे मतलब यू कैन से कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिससे बिल्कुल स्मॉल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, यू कांट सी एट, और इससे भी मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं उसको एलर्जी हो जाते हैं। वो बार बार हॉस्पिटल आते हैं, वो डायग्नोज नहीं होते। एट द एंड जब आप उससे हिस्ट्री लोगे कि आपके रूम में कारपेट तो नहीं है, वो कहेंगे है, तो आप उसकी कारपेट चेंज करवा दें, कि मतलब उसको बाहर निकाल दें रूम से, रूम को एक बार वॉश कर दें। आप यकीन करें, वो पेशेंट फिर ठीक हो जाते हैं। तो मतलब एलर्जी से ज़्यादा एक तो ये है। दूसरा, एलर्जी का फ़ायदा क्या है? एलर्जी का फ़ायदा ये है ना कि कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिससे पेशेंट ऑलरेडी एलर्जिक होते हैं। अगर वो कहेंगे कि सेप्ट्रोक्सोन से मुझे एलर्जी है, डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है कि 2 ग्राम सेप्ट्रोक्सोन, आपने उसको सेप्ट्रोक्सोन लगा दिया, तो आप पेशेंट की कंडीशन को और भी वर्स करोगे। सो दैट्स वाई अगर पेशेंट आपको पहले से बताएंगे कि हाँ, मुझे इस चीज़ से एलर्जी है, कम से कम आप उसको नहीं देंगे। अगर कोई पेशेंट है, वो कह रहा है कि मुझे एग से एलर्जी है, और आप सुबह नाश्ते में उसको एग दे रहे हो, ठीक है, तो इट्स मीन कि आपकी पेशेंट कंडीशन को आप और भी वर्स कर रहे हो। तो एलर्जी ही आपको बताएंगे कि कंडीशन क्या है और फर्दर आपने उसके लिए क्या करना है। एम का मतलब है मेडिकेशन हिस्ट्री। अब मेडिकेशन हिस्ट्री वाई
वी आर टेकिंग, क्यों ले रहे हैं, क्यों, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, उसकी भी दो मेन इंपॉर्टेंस है। पहले इंपॉर्टेंस ये है कि मेडिकेशन हिस्ट्री से हमें जो नोन केसेस होते हैं, जो ऑलरेडी कोमोर्बिड के साथ पेशेंट होते हैं, जो पहले उसको डिजीज होते हैं, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं। अगर पेशेंट कह रहे हैं कि हाँ मैं बीपी के लिए मेडिसिन ले रहा हूँ या ले रही हूँ, इट्स मीन कि द पेशेंट एज अ हाइपरटेंसिव। अगर वो कह रहे कि शुगर के लिए मैं ले रहा हूँ डायबिटीज, तो इट्स मीन द पेशेंट इज अ डायबिटिक। अगर वो कह रहे कि नहीं मुझे कोई हार्ट की प्रॉब्लम थी उसके लिए मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, तो इससे एक तो आपको ये इंफॉर्मेशन आपके पास आ सकते हैं कि पेशेंट पहले किसी डिजीज के साथ है या नहीं है। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है, दूसरा एडवांटेज ये है कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है आपके पास आ जाते हैं हाइपरग्लाइसीमिया के साथ, पेशेंट ऑलरेडी इंसुलिन पे है। जब पेशेंट घर से आ रहे थे उस टाइम उसने इंसुलिन लगा दी थी 50 यूनिट्स। अब पेशेंट आपके पास आ गए, इतना टाइम नहीं हुआ है, आपने उसकी शुगर चेक की, शुगर उसकी हाई है, आप उसको दोबारा क्या लगा रहे हो, इंसुलिन, क्योंकि आपको तो पता नहीं है, अपनी मेडिकेशन हिस्ट्री ली नहीं है, पेशेंट ऑलरेडी इंसुलिन ले चुके हैं, आप उसको दोबारा लगा रही है, तो कंसिक्वेंसेस क्या होगी, हाइपोग्लाइसीमिया होंगे। ठीक है, पेशेंट को आप ट्रीट करने के बजाय आप उसको और भी खराब कर रहे हो। ठीक है, इसी तरह अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उसने घर पे ऑलरेडी मेडिसिन ली हुई है, आपके पास उसकी बीपी हाई है, आपने उसको मेडिसिन दे दी। ठीक है, आप बिल्कुल, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने इस चीजों की हिस्ट्री लेनी है। इसकी बात क्या है, पी का मतलब है कि अपनी हिस्ट्री लेने हैं, पास मेडिकल हिस्ट्री, इसके अलावा अपनी फैमिली हिस्ट्री लेनी है और सर्जिकल हिस्ट्री लेने हैं। ठीक है, अब फर्स्ट मेडिकल हिस्ट्री हम क्यों ले रहे हैं कि जिस प्रॉब्लम के साथ ये पेशेंट आए तो हम उससे पूछते हैं कि इससे पहले आप कभी किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो। अगर वो कहते हैं यस, व्हाई, व्हाट वाज द रीजन, आप इससे पहले आपकी तो कभी सर्जरी नहीं, ये सर्जरी की पेशेंट, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। अभी रिसेंटली हमारे पास एक पेशेंट एडमिट हुआ था फॉर द एपेंडेक्टोमी के लिए, एपेंडेक्टाइटिस उसका डायग्नोज हुआ था और उसको एडमिट किया गया था फॉर द, हाँ, लेकिन उसने 6 महीने पहले ऑलरेडी उसकी एपेंडेक्टोमी हो चुकी थी और उसको दोबारा एडमिट किया गया था। क्यों? क्योंकि उसका जो फास्ट सर्जिकल हिस्ट्री था वो नहीं लिया गया था। हमारे पास फीट सर्जिकल में एक पेशेंट, फीमेल पेशेंट, एक बच्ची से आई थिंक 12 से लेकर 14 ईयर तक उसकी एज थी, उसको हमने एडमिट किया था। एक्चुअली पेशेंट जो थे वो हर्निया के साथ थी, उसकी सर्जरी होनी थी, लेकिन जब नाइट में राउंड में हमने देखा तो पेशेंट ने कहा कि मतलब उसकी एक किडनी नहीं है। लेकिन आप यकीन करें, मैंने खुद उसके अल्ट्रासाउंड देखा, अल्ट्रासाउंड में बिल्कुल क्लियरली मेंशन था कि उसकी जो बोथ किडनी है नॉर्मल शेप और उसमें साइज में बिल्कुल ओके थी, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। लेकिन पेशेंट कह रही नहीं मेरे एक किडनी है नहीं, अल्ट्रासाउंड कह रही उसकी 2 किडनी है। जब हमने उसको देखा तो वाकई उसकी जो सर्जरी की जो स्कार है वो बनी हुई थी। हमने दोबारा पेशेंट को रेफर किया, उसे फीमेल डॉक्टर ने किया था उस डॉक्टर के पास, लेकिन वो पेशेंट फिर हमारे पास नहीं आई। तो मतलब ये है कि आपने हमेशा पेशेंट की जो सर्जिकल हिस्ट्री है या मेडिकल हिस्ट्री है वो पेशेंट की अपने लेनी है, क्योंकि वो आपके लिए भी शर्म के बायस बन जाते हैं, पेशेंट के लिए भी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट। कभी कभार तो ऐसे भी होते हैं कि पेशेंट को ऑपरेट ही किया जाता है, बाद में पता चलता है कि ये चीज़ तो ऑलरेडी उसमें थी नहीं। ठीक है, गॉल ब्लैडर के लिए कितने बार पेशेंट को ऑपरेट किया गया है। ठीक है, अनलन के पहले से उसका कोलेसिस्टेक्टोमी हो चुके होते हैं, फिर भी वो एडमिट होते हैं फॉर दिस सर्जरी। जब उसको ओपन करते हैं तो पता चलता है कि उसकी तो ऑलरेडी पहले हो चुके होते हैं। तो मतलब ये है कि इस पॉइंट को आपने मिस नहीं करने हैं, उसको आपने मेंशन करने हैं। और एज अ नर्स आप एक काम और करो कि जब भी कभी भी पेशेंट की सर्जरी होती है तो आपने उसी साइड को मार्क करना होता है। और राइट साइड है तो अपने राइट साइड को मार्क करना है, लेफ्ट साइड है अपने लेफ्ट साइड को मार्क करना है, लेग से, हैंड से, मतलब जो भी एरिया है, क्योंकि कभी कभार राइट की बजाय लेफ्ट लेग की सर्जरी होते हैं। आप लोगों ने न्यूज में भी सुने होंगे कितने केसेस आते हैं। ठीक है, फिर एल का मतलब क्या है, लास्ट इनटेक। वाई, कि आपने व्हेन कब ली है, व्हाट क्या ली है। ठीक है, क्योंकि कभी कभार कोई प्रॉब्लम, क्योंकि जो पॉइजनिंग के केसेस आते हैं ना, फूड पॉइजनिंग, ठीक है, सही है, अपने घर में बहुत कम खाते हैं, लेकिन जब दोस्तों के पास जाते हैं तो फिर जितना उसके मतलब कल के लिए भी सोचता है। तो आपने पूछना है कि क्या लिया है, कब ली है और कितना लिया है और क्यों लिए है। ठीक है, इसके बाद ई का मतलब क्या है, इवेंट एसोसिएटेड विद दिस कंडीशन। इसका मतलब क्या है कि मतलब आपकी जो ये कंडीशन है, जो साइंस सिम्टम्स है,
ये किसी चीज से या वो इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं। अगर चेस्ट पेन है तो हम पेशेंट से पूछते हैं ना कि मतलब जब आप पोजीशन चेंज करते हैं, सिटिंग से आप स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाते हैं, या जब आप वॉक करते हैं, तो ये इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम कंफ्यूज होते हैं ना कि आइदर दिस इज एपिगैस्ट्रिक पेन, आइदर दिस इज अ चेस्ट पेन, मतलब कार्डिक कोई इशू की वजह से है, या दिस इज अ मस्कुलर पेन। ठीक है, तो हम उससे पूछते हैं कि मतलब सबसे पहले हम क्या पूछते हैं पेशेंट से चेस्ट पेन के बारे में कि फॉर एग्जांपल कहाँ पे आपको पेन हो रहा है। अगर पेशेंट ने उसको लोकलाइज क्या कहते हैं लोकलाइज कर दिया, मतलब उसने आपको लोकेशन बता दी कि यहाँ पे पेन है, हेलो हाउ आर यू फाइन, ठीक हो, कोई तकलीफ तो नहीं है, सो रहे हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर पेशेंट ने उसको बता दिया कि यहाँ पे पेन है तो एट्स मीन दिस इज अ मस्कुलर पेन। ठीक है, क्योंकि जो हार्ट पेन होते हैं ना पेशेंट आपको नहीं बता सकते। ठीक है, पेशेंट बिल्कुल कंफ्यूज होंगे, हाथ ऐसे रखेंगे कि मतलब जितना भी एरिया वो कर। जो चेस्ट पेन है कार्डिक की वजह से वो किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो सेटिंग पोजीशन में हो, चाहे वो लाइंग पोजीशन में हो, चाहे वो स्टैंडिंग पोजीशन में हो, चाहे वो वॉक कर रहे हो, लेकिन उसको पेन सेम इंटेंसिटी के साथ होंगे। ठीक है, तो ये आपने पूछना है कि अगर किसी चीज की वजह से, फॉर एग्जांपल अगर गैस्ट्राइटिस है तो इसमें दो टाइप होते हैं ना, कौन कौन से? गैस्ट्राइटिस एक हमारे पास एसोफेजियल, हाँ सही है, और दूसरा हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर है, ड्यूडेनल अल्सर है। तो गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर को आप किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं? पेशेंट से हम पूछते हैं कि आपको पेन खाने से पहले शुरू हो जाता है या खाने के बाद। तो दिस इज इवेंट जो इसके साथ एसोसिएटेड है। क्या अगर वो कहते हैं कि खाने से पहले है तो हम फिर सोचते हैं कि हाँ उसको कौन सी प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर खाने के बाद है तो कौन सी प्रॉब्लम है। तो ड्यूडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर आप किस चीज के ऊपर डिफरेंशिएट करते हैं? इसके ऊपर। ठीक है, क्लियर? अच्छा, दिस इज अ फिजिकल एग्जामिनेशन जब भी करते हैं आप एब्डामिन के अलावा, तो ये टेक्निक हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम इंस्पेक्शन करते हैं, फिर पल्पेशन करते हैं, फिर परकशन करते हैं, फिर अस्कल्टेशन करते हैं। लेकिन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो दिस इज एब्डोमिनल असेसमेंट। एब्डोमिनल असेसमेंट में ये 2 जो है ये 4 पे आ जाता है, 4-2 पे जाता है। इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, परकशन एंड पल्पेशन। अस्कल्टेशन को हम परकशन और पल्पेशन से पहले करते हैं। वाई? बिकॉज ये जो आपकी बाउल साउंड है उसको अल्टर कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई। क्लियर? तो ये टेक्निक है जो हम फिजिकल के लिए यूज कर सकते हैं। एक काम करें कि जब भी आप ये टेक्निक यूज करते हैं तो अगर आप एक एक टेक्निक पे ज्यादा टाइम दोगे, मतलब पहले इंस्पेक्शन करोगे, फिर पल्पेशन करोगे, फिर परकशन करोगे, फिर अस्कल्टेशन करोगे, तो एक पेशेंट पे तो आप एक दिन आपका निकल जाएगा। बेस्ट ये है कि इंस्पेक्शन आप किसी भी चीज के साथ कर सकते हो। पल्पेशन के साथ आप इंस्पेक्शन कर सकते हो, परकशन के साथ आप इंस्पेक्शन कर सकते हो, अस्कल्टेशन के साथ आप परकशन इंस्पेक्शन कर सकते हो। तो इंस्पेक्शन थ्रू आउट आप कर सकते हैं। उसको थ्रू आउट क्या करें, उसको अलग टाइम न दिया करें, देन इट विल बी वेरी वेरी टेक मोर टाइम। देखिए पोजीशन होते हैं, ये तो आपको पता है। यहाँ भी हमारे पास एक बोन है, उसको हम क्या कहते हैं? क्लेविकल बोन। ठीक है, यहाँ पे एक बोन है, उसको क्या कहते हैं? स्केपुला। और इसको क्या कहते हैं? एक्सियल। ठीक है, तो इसके बेस पे हमने डिसाइड किया है कि कौन कौन से क्लेविकल हैं। क्लेविकल कौन? हाँ यस सर, क्या है? हाँ हाँ, इसको क्या कहते हैं? इसको एंटीरियर, इसको पोस्टीरियर। इसी तरह स्केपुला में भी है। ठीक है, और इसी तरह आपके पास क्लेविकल में भी है। ठीक है, इंस्पेक्शन को आप याद कर सकते हैं। एक न्यूज चैनल है इंग्लिश के, आप लोगों ने अगर देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आज देखे CNN एक न्यूज चैनल है जिसपे बहुत करेक्ट न्यूज होते हैं। तो आप CNN से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, CNN का मतलब क्या है? साइनोसिस। इंस्पेक्शन में हम सबसे पहले क्या देखते हैं? साइनोसिस। साइनोसिस 2 टाइप के होते हैं, एक सेंट्रल साइनोसिस है, एक पेरिफेरल साइनोसिस है। सेंट्रल साइनोसिस अराउंड द फेस, दिस इज अ सेंट्रल साइनोसिस है। ठीक है,
और जो एक्सट्रीमिटीज होते हैं पेरिफेरल होते हैं, दिस इज पेरिफेरल साइनोसिस। एक बात याद रखें कि सेंट्रल साइनोसिस ऑलवेज, दिस इज अ सेंट्रल साइनोसिस ऑलवेज एसोसिएटेड विद द रेस्पिरेटरी और द कार्डिक डिजीज। जब भी सेंट्रल साइनोसिस होंगे तो एट्स मीन कि पेशेंट को या कार्डिक प्रॉब्लम है या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। बट द पेरिफेरल साइनोसिस ऑलवेज इंडिकेट सम अदर, मतलब यू कैन काजेस, फॉर एग्जांपल कोल्ड। आप कभी बर्फ में अपने कभी गए हो आप कभी पहाड़ों में, ठीक है, तो आपकी जो हैंड्स है या जो आपके क्या कहते हैं फिट्स है वो क्या हो जाते हैं, साइनोस हो जाते हैं। तो इसका कार्डिक या रेस्पिरेटरी के साथ कोई नहीं है। एन में हम क्या देखते हैं, नोज, क्या या उसकी जो नोज टेल है वो मतलब ऑब्स्ट्रक्ट है या ओपन है, ठीक है। उसको हम पेटेंसी को किस तरह हम चेक कर सकते हैं, हम टिश्यू पेपर देते हैं उसको, एक को बंद कर देते हैं और उससे कहते हैं इनहेल कर या एक्सहेल करे और फिर दूसरे को, ठीक है। नेल्स को हम देखते हैं कि बड़े हैं या नहीं, इससे हमारा क्या काम है, इसके हम क्या कहते हैं, कैपिलरी रिपेयर्स। कैपिलरी रिपेयर्स क्या है कि आप उसको प्रेस करें, नेल को प्रेस करें, फिर देख लें, जब आप प्रेस करते हैं तो इसकी कलर चेंज हो जाते हैं ना, आप लोग कर ले हो। अगर ये 2 to 3 सेकंड में वापस अपनी नॉर्मल सिचुएशन में आ जाते हैं तो इट्स मीन दिस इज अ नॉर्मल, अगर नहीं आते तो देन इट्स इननॉर्मल। एक ये है, दूसरा ये है कि हम उसको क्या देखते हैं, क्लबिंग, ठीक है। क्लबिंग का मतलब क्या है कि जब आप दोनों फिंगर को आप आपस में मिलाएं, यहाँ पे एक आपको हाँ एक उसमें है होल है, सुराख है, देखें, अगर इसमें जो एंगल बनते हैं ना, इट शुड बी 160 इज नॉर्मल, ठीक है। अगर 180 तक कुछ बुक्स बता रहे हैं, बाकी जो ज्यादातर है वो 160 है, ठीक है। अगर इससे ज्यादा है या कम है तो क्या होंगे, क्लब नहीं। क्लबिंग का मतलब क्या है कि मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम। इसके अलावा नेल्स में हम क्या देखते हैं कि नेल्स क्या है, स्पून टाइप तो नहीं है, ठीक है, इनीमिया को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपनी नेल्स में ये चीजें देखनी है, अपनी ये नहीं देखनी है कि मतलब ठीक है उस ऊपर क्या लगाते हैं, नेल पॉलिश लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, ठीक है, क्या कहते हैं, बड़े है छोटे है, ठीक है, क्लीन है या नहीं, ये डर्टी है, हमें उसका कोई काम नहीं है, ठीक है, एज अ नर्स, बिकॉज ये डिजीज काज कर सकते हैं, एलर्जी हो सकते हैं उसको। कभी आपको हुआ इससे प्रॉब्लम, नेल पॉलिश है, तो आपको कैसे पता है फिर, ठीक है। अच्छा, क्रैम्प, एक और CNN के अलावा क्रैम्प भी है, ओनली जस्ट फॉर, नहीं क्रैम्प नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि यू आर नॉट सपोज टू माइंड, बिकॉज फिर क्लास बोर हो जाते हैं तो कभी कभार हमें जो है ना कुछ बोलना पड़ता है, ठीक है, इट्स अ नॉर्मल, यू नो, ठीक है। दिस इज अ क्रैम्प। क्रैम्प का मतलब क्या है, हमें उससे कोई गरज नहीं है कि क्रैम्प का क्या मतलब है, हमने सिर्फ एक निमोनिक बनाया है ताकि आसानी से हम याद हो। देख, इसके अलावा यानी मतलब साइनोसिस, नोज, नेल्स के अलावा हम क्या इंस्पेक्शन में देखते हैं, चेस्ट वॉल एसिमेट्री। चेस्ट वॉल एसिमेट्री, द वॉल शुड बी सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल, ठीक है। तो आप जो है ना कोई भी पेशेंट हो, अभी हम एंड में करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि इंस्पेक्शन में हम किस तरह देखते हैं। आपने उसको हॉरिजॉन्टल भी देख सकते हैं, वर्टिकल भी देख सकते हैं। आपने देखना है कि राइट लेफ्ट दोनों बिल्कुल इक्वल है, यानी एक जो है मतलब एक्सटेंड है और एक एक्सटेंड नहीं है, इस तरह तो नहीं है। रेस्पिरेटरी रेट इन पैटर्न आपने देखने हैं, एसेसरी मसल यूज कर रही है या नहीं कर रही उसको देखना है, कोई मासिस तो नहीं है, कोई स्कार तो नहीं है, कि और क्या है, पैराडॉक्सिकल मोमेंट, ठीक है, या कोई पेरिफेरल एडिमा तो नहीं है। ये सारी चीजें अभी हम प्रैक्टिकली करेंगे नाउ, ठीक है। अच्छा, रेस्पिरेटरी रेट की अगर हम बात करें एज के लिहाज से, एक बात याद रखें कि बीपी के अलावा जितना एज कम होता जाएगा इतने सारी चीजें इंक्रीज होती जाएंगी, चाहे वो हार्ट रेट हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी रेट हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, जो भी चीज़ है
मतलब जितना एज कम होंगे इतना वो ज्यादा होंगे। इसी तरह रेस्पिरेशन की भी ये बात है। न्यू बॉर्न की एज सबसे कम होते हैं, तो ये 30 to 60 नॉर्मल है। फिर 1 ईयर एज ज्यादा हो जाते हैं तो ये कम होते जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं उसको। मतलब ये है कि जितनी भी वाइटल साइन है आपके पास बीपी के अलावा, एज के साथ अगर एज कम है तो वो चीजें ज्यादा होंगी, चाहे वो पल्स हो चाहे वो जो भी चीज हो। क्लियर? दिस इज एबनॉर्मल फाइंडिंग। देख, ये भी चेस्ट है, ये भी चेस्ट है और ये भी चेस्ट है। ठीक है, इसको देख, जो नीचे हॉस्टल में हमने लगाए हुए पानी गर्म करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? गीजर नहीं है, जिसमें पानी है, बेरर, ड्रम, उसको बेरर कहते हैं। उसकी शेप बिल्कुल उसी तरह बना हुआ है। ठीक है, देख नॉर्मली ये है ना, ये वाला, ये और ये, इसको कहते हैं इंटीरियर और पोस्टीरियर। ठीक है, और ये वाला क्या है? हॉरिजॉन्टल। फॉर एग्जांपल मेरा जो एब्डामिन है ना, अगर आप लेफ्ट से राइट ये देखें, उसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, लेकिन ये और लेटरल अगर देखेंगे तो इंटीरियर पोस्टीरियर है। तो इंटीरियर पोस्टीरियर कम होते हैं नॉर्मली, हॉरिजॉन्टल ज्यादा होते हैं, यानी 1:2 है। क्या है? 1:2। पेपर में अक्सर होता है 5:6। तो ये भी एक सेम चीज है। उसमें कभी कभार पेपर में देते हैं कि जो नॉर्मल चेस्ट है उसकी क्या है? 5:6। तो ये भी ठीक है। 7:8 ये भी ठीक है। 1:2 ये भी ठीक है। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए कभी कभार वो दे देते हैं। मतलब ये है कि मेरी इंटीरियर और पोस्टीरियर अगर उसको डबल किया जाए तो हॉरिजॉन्टल के बराबर है। ये तो नॉर्मल है ना, या नॉर्मल नहीं है? ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये जो इंटीरियर पोस्टीरियर है एपी, ये हॉरिजॉन्टल की इक्वल आ जाते हैं, 1:1 या 2:2 में आ जाते हैं। ठीक है, सेम रेशियो में होते हैं। अब देखो ना, ये भी इंक्रीज हुआ है ना, ये इंटीरियर पोस्टीरियर इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ है, और हॉरिजॉन्टल भी इंक्रीज है, तो दोनों सेम है। क्लियर? समझ में आ रही है? आप एक ही तरफ पे आ जाइए सर। देख नॉर्मल ये है ना, ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ये ज्यादा है ना, या ज्यादा है ना, और ये जो है ना ये इंटीरियर पोस्टीरियर है, ये कम है ना। देख ये कम है, ये ज्यादा है। लेकिन ये हम चेस्ट की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल, ये इंटीरियर पोस्टीरियर। लेकिन अगर उसको बैरल चेस्ट होंगे तो ये चेस्ट जो है एक्सपेंड होंगे। जो इंटीरियर पोस्टीरियर है ये बिल्कुल इक्वल आ जाएंगे हॉरिजॉन्टल के। ठीक है, तो हम फिर उसको कहते हैं बैरल चेस्ट। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, अब दूसरा देख, इसको देख, फनल चेस्ट। लग साइड हो देख जमो, फनल चेस्ट। फनल चेस्ट में क्या, इसका दूसरा नाम क्या है? पेक्टस एक्सक्यूवेटम। ठीक है, ये पेपर में आता है, एमसीक्यूज में ये बहुत ज्यादा आते हैं कि फनल चेस्ट का दूसरा नाम क्या है? एक्सक्यूवेटम। और इसमें क्या होता है कि जो स्टर्नम है ना वो अंदर की तरफ डिफ्रेस होते हैं। देख इसकी नॉर्मल स्टर्नम है, लेकिन उसकी जो लोअर पार्ट ऑफ स्टर्नम है वो एंटर यानी अंदर की तरफ, बॉडी की तरफ वो क्या होगी? डिफ्रेस होगी। तो उसको हम कहेंगे फनल। ठीक है, अब जो फ्यूजन चेस्ट है, फ्यूजन किस चीज को कहते हैं? चर्चनी तवाई या कौतरी तवाई, ठीक है, कबूतर। अब देख, इसको याद करने का आसान तरीका मैं बता रहा हूं। इसका दूसरा नाम क्या है? पेक्टस डोना है, केरिनेटम। केरिनेटम मीन के मीन कौतरा, कौतरा मीन कबूतर। ठीक है, कबूतर मीन पिजन। ठीक है, तो आप कबूतर से भी याद कर सकते हैं, आप कौतरे से भी याद कर सकते हैं, आप केरिनेटम से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्यों, आपने कबूतर देखा है उसका चेस्ट किस तरह होता है? बाहर की तरफ। ठीक है, तो इसमें जो स्टर्नम है ना ये क्या हो जाते हैं? क्या कहते हैं उसको? प्रोट्रूजन उसको कहते हैं। ठीक है, यानी बाहर की तरफ आना। ठीक है, तो इसको कहते हैं पिजन चेस्ट। क्लियर? कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे? केरिनेटम मीन कौतरा, कबूतर। ठीक है, आप इसमें देख इसमें एक है स्क्लेरोसिस। आप स्क्लेरोसिस को किस तरह याद करें? एस का मतलब क्या है? स्क्लेरोसिस। एस का मतलब क्या है? साइड। ठीक है, तो जब साइड पे, एक साइड पे बेंट होगा तो उसको क्या कहेंगे? और उसको
हाँ, क्योंकि एस का मतलब है साइड, Yes, sir. ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? Scoliosis. स्क्लेरोसिस। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे देख, एक इसको काइफोसिस कहते हैं। Yes, sir. काइफोसिस क्यों कहते हैं? यहाँ पे एक बना होता है जिसको हम पुष्टों में या ऊँटों में क्या कहते हैं? कॉप। तो कैसे Yes, sir. कैसे कॉप और कैसे काइफोसिस, ठीक है, दोनों का भी याद कर से। एस से Side. साइड, एस से स्क्लेरोसिस, कैसे काइफोसिस, कैसे कॉप, ठीक है। तो आप उसको याद कर सकते हैं इस तरह। ये आपकी जो वो है ना वर्टेब्रल कॉलम है उसके स्पाइनल उसके बेस पे है, ठीक है। इसके अलावा एक और है जिसमें आई थिंक मेस है, उसको कहते हैं लार्ड्रोसिस। आप लोगों ने सुना होगा लार्ड्रोसिस। लार्ड्रोसिस किस तरह होता है पता है? Lumbar. एल का मतलब क्या है? Lumbar. लार्ड्रोसिस, और एल का मतलब क्या है? लेडीज। लेडीज में एक क्वालिटीज है कि वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है? उसकी पेट बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो लार्ड्रोसिस में जस्ट लाइक डेट होता है, ठीक है। उसकी फैट जो है वो बिल्कुल बाहर की तरफ, मतलब उसकी जो स्पाइनल वो है वो किस तरफ, तो यहाँ पे एक बड़ा सा बन जाता है, तो उसको कहते हैं लार्ड्रोसिस। एलसी मीन लार्ड्रोसिस, एलसी मीन लेडीज। लेडीज जो है दे गेट प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी में जो पोजीशन होते हैं दिस इज जस्ट लाइक लार्ड्रोसिस पोजीशन, ठीक है। तो याद करने के लिए आपने कुछ ना कुछ बनाना होगा, ठीक है, क्योंकि अगर पेपर में आएंगे काइफोसिस तो आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन आपको याद है कि यार यहाँ पे एक पॉप सा बना हुआ होता है तो आपको याद होंगे। अगर दो ऑप्शन है कि पिजन चेस्ट को कैरिनेटम कहते हैं या एक्सक्यूवेटम कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि पिजन जो है वो कौतरा को कहते हैं, कबूतर को कहते हैं, कैरिनेटम मीन कबूतर, ठीक है। तो आप याद कर सकते हैं। लार्ड्रोसिस की किस तरह अगर पोजीशन है तो आपको पता है, जिस तरह प्रेगनेंसी में जो बन जाते हैं कि ब्राह्मण बाहर की तरफ आ जाते हैं, सेम दिस इज टाइप ऑफ पोजीशन। देख ये देख अगेन वही है, इसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। ये बैरल चेस्ट है, ठीक है। देख दोनों बिल्कुल तकरीबन जो इंटीरियर पोस्टीरियर है वो ज्यादा है, कम नहीं है। नॉर्मल में 1:1 है और बैरल चेस्ट में 2 है, ठीक है। हमने डिस्कस किया था फनल चेस्ट को, हमने डिस्कस किया था कि आल्सो कॉल्ड जो क्या है पेक्टस एक्सक्यूवेटम है, डिप्रेस ऑफ द लोअर पोर्शन ऑफ द स्टर्नम है, इट इज डेवलपमेंटल। हाँ, ये एक बात याद रखिए, एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा है कि जो फनल चेस्ट है ना, दिस इज अ कंजेनाइटल प्रॉब्लम की वजह से होते हैं। मतलब जो डेवलपमेंटल एनोमली है, एनोमली मींस एबनॉर्मेलिटीज, उसकी वजह से होते हैं। सेव फ्रॉम द Interferes with cardiorespiratory. फंक्शन, उसको क्यों इंटरफेयर करते हैं? क्योंकि आपकी जो चेस्ट है ना, आपकी जो स्टर्नम है वो अंदर की तरफ है, मतलब जो स्पेस मिलना चाहिए था लंग्स को, या जो स्पेस मिलना चाहिए था हार्ट को, वो नहीं मिल रहा उसको। तो इसीलिए ऑटोमेटिकली वो आपके जो है, नाउ यू कैन से थैंक यू सो मच। तो इसकी जो है आप क्या कर सकते हैं, मतलब आपकी जो कार्डिक या रेस्पिरेटरी फंक्शन है उस पर वो इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या है? हार्ट भी मैच हो सकते हैं डेफिनेटली, एंड डिक्रीज द कार्डिक आउटपुट, ठीक है। क्यों होते हैं मैंने आपको बता दिया। ये देख, ये बाहर की तरफ आपकी जो स्टर्नम है वो आ चुकी है, आल्सो कार्ड इसको पेक्टस कैरिनेटम कहते हैं। और ये क्या है? दिस इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज इन द चाइल्डहुड। जब आपसे ये पूछा जाए कि जो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन होते हैं चाइल्डहुड में, वो कौन सा है चेस्ट के, तो ये आपके पास कौन सा है? पेजेंट, ठीक है। इसके अलावा क्या है? मैं आल्सो आकर रिजल्ट ऑफ द रेक्टस डिजीज की वजह से भी होता है, जो बोन डिजीज है। इसके अलावा ड्यू टू द कैल्शियम डिफिशिएंसी की वजह से भी होते हैं। इसमें जो स्टर्नम है वो बाहर की तरफ आउटवर्ड क्या होता है? प्रोट्रूड होता है। इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज हो जाते हैं। इंटीरियर पोस्टीरियर क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ आ जाते हैं तो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑटोमेटिकली इट विल बी इंक्रीज, ठीक है। अच्छा, ये स्क्लेरोसिस है तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट एट की उसमें जो साइड पे एक जो आपके अगर हम स्पाइनल जो लेटरल क्या है, अगर हाँ थोरासिक की बात करें तो वो लेटरल साइड पे होंगे, ठीक है। शोल्डर जो है, एक शोल्डर एलिवेटेड होगी और एक डिप्रेस होगी ऑटोमेटिकली। अगर आप एक साइड पे है तो एक शोल्डर एलिवेटेड होगी और दूसरा शोल्डर वेल भी डिप्रेस होंगे, ठीक है। क्या है? सेम फॉर हेप्स, क्योंकि हेप्स भी एक ऊपर होगा और एक डिप्रेस होगा, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या है? लंग्स एंड हार्ट इमेज हो सकती है उसकी वजह से। और बॉडी इमेज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज द इमेज ऑफ द बॉडी। इमेज जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। फिर लोग उसी तरह आपको ट्रीट नहीं करते जो करनी चाहिए। काइफोसिस ऑलरेडी जो हमने कहा था,
ठीक है, जो बेल और इस चीज़ में होते हैं, ओंड में भी है। ठीक है, काइपोसिस क्या है? हंच बैक है। ठीक है, और थोरासिक जो आपके जो कर्वेचर है वो बाहर की तरफ जाता है, बैकवर्ड जाते हैं। लाट्रोसिस अभी हमने डिस्कस कर दिया कि हाँ, कि इसमें क्या है, स्वॉ बैक है। ये किस तरफ जाता है? टुवर्ड द फ्रंट, जिस तरह प्रेगनेंसी में पोजीशन बनते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ एबनॉर्मल फाइंडिंग है। एबनॉर्मल फाइंडिंग में क्या है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। टेकेपनिया है, टेकेपनिया का हमने कह दिया कि जब रेट इंक्रीज होता है, ब्रेडेपनिया जब रेस्पिरेटरी रेट 12 से कम हो। ठीक है, एपनिया जब शीज आप रेस्पिरेशन पर सेवरल सेकंड या पर सम टाइम। हाइपरएपनिया जब डेप्थ इंक्रीज हो जाते हैं। और ये हमने कहा था कि एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से जब होते हैं, और इसमें क्या हो जाते हैं, डेप्थ और रेट दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। चाइनीज स्ट्रोक को हमने कहा था कि उसमें नॉर्मल, फिर स्लो, फिर तेज रैपिड, फिर पास और फिर स्लो नॉर्मल, इस तरह के। ठीक है, तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट इट, सो आई थिंक वी आर नॉट सपोज टू टेक मच मोर टाइम।